नमस्कार, मैं हूं स्वाति। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद एसआरटी पर। किस्से सुनाती हूं, कहानियां सुनाती हूं। फिलहाल किताब पढ़ रही हूं विशैला वामपंथ, जिसे लिखा है राजीव मिश्रा जी ने, और इसका आज मैं पढ़ने वाली हूं छठा चैप्टर, रिचर्ड निक्सन, शेर हुआ कुत्तों का शिकार। तो चैप्टर शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह एक और गुजारिश, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली स्टोरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ ये चैप्टर। अमेरिकी लिबरलों ने 50 के दशक में घेर कर कम्युनिज्म विरोधी सेनेटर जोसेफ मैकार्थी का शिकार किया। वहीं उनका अगला शिकार हुए राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन। मैकार्थी और निक्सन में रिपब्लिकन होने के अलावा एक और बात समान थी, दोनों की कम्युनिस्टों के विरुद्ध प्रतिबद्धता। दोनों ने अपना पूरा राजनीतिक करियर अमेरिकी राजनीति और प्रशासन में कम्युनिस्टों के विरोध पर बनाया। दोनों का ही नाम एक संस्था से जुड़ा रहा, HUAC, यानी कि हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटी कमेटी। ये एक संसदीय समिति थी जो 1938 से 1975 तक रही और जिसका काम कम्युनिस्ट गतिविधियों की जांच करना था। इसने हजारों अमेरिकी कम्युनिस्ट जासूसों को पहचाना, पकड़ा, उनकी जांच की और उन्हें सजा दिलाई। निक्सन वर्षों तक लिबरल मीडिया के नंबर 1 शत्रु रहे और एक फाइटर की तरह वे मीडिया से लड़ते रहे और उनकी छाती पर मूंग दलकर मीडिया की सारी दुश्मनी के बावजूद 2 बार राष्ट्रपति चुनावों में विजयी हुए। 1960 में मीडिया ने जमकर कैनेडी का पक्ष लिया और मीडिया की भारी पक्षपातपूर्ण कवरेज से मदद पाकर कैनेडी मामूली अंतर से जीते। वो अमेरिकी इतिहास का सबसे नजदीकी चुनाव था और अमेरिकी लिबरल गैंग को लगा कि उन्होंने निक्सन से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। लिबरल गैंग और मीडिया की निक्सन से दुश्मनी इससे पुरानी है। 1950 के दशक में HUAC में मैकार्थी के अलावा जिस सेनेटर ने अमेरिकी कम्युनिस्टों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो थे निक्सन। लिबरल दावा करते थे कि कम्युनिस्ट जासूसों और एजेंटों का खतरा झूठा और बढ़ा चढ़ाकर बताया हुआ है, पर 1948 में एक अमेरिकी गवर्नमेंट ऑफिशियल एल्गर हिस पर जासूसी का मुकदमा चलाया गया। वो उस समय साक्ष्यों के अभाव में बच गया, लेकिन 1950 में उसकी फिर से सुनवाई हुई और उस पर आरोप सिद्ध करने में निक्सन ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। हिस्से के चुराए हुए अनेक गुप्त सरकारी दस्तावेज और एक माइक्रोफिल्म पकड़ी गई, जिसे एक खेत में एक खोखले पंपकिन में छुपाकर रखा हुआ था। ये दस्तावेज रूस के खुफिया जानकारी पहुंचाने के लिए चुराए गए थे और इसने हिस का दोष साबित करने और उसे सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दस्तावेज पंपकिन पेपर्स के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सिर्फ हिस को ही सजा नहीं हुई, अमेरिकी सरकारी और सामाजिक संस्थाओं में कम्युनिस्ट घुसपैठ के दावों की पुष्टि भी हुई और उन लोगों की क्रेडिबिलिटी को बहुत गहरा झटका लगा जो इस खतरे का मजाक उड़ाते थे। उनमें डेमोक्रेट राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन भी थे, जिन्हें हारते हुए आइजनहावर और निक्सन की टीम ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद पाया था। पर अपने कम्युनिस्ट विरोधी रुख की वजह से निक्सन हमेशा ही लिबरल मीडिया के शत्रु बने रहे और 1960 में चुनाव हारने के बाद निक्सन ने खुलकर मीडिया को पक्षपाती कहा और उनसे लड़ते रहे। निक्सन संभवतः अपनी सदी के सबसे प्रभावशाली अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उन्होंने वियतनाम युद्ध को समाप्त किया और चीन से संबंध बनाए। सबसे कठिन शीत युद्ध के काल में निक्सन सारे मीडिया विरोध और पक्षपात और घोर वामपंथी उपद्रवों के बावजूद 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के इतिहास में सबसे भारी बहुमत से दोबारा चुने गए। पर अपनी सारी उपलब्धियों के बावजूद निक्सन को इतिहास जिस बात के लिए याद करता है वो था वाटरगेट कांड। आप सबने वाटरगेट कांड का नाम सुना ही होगा। 1972 में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफिस में जासूसी के लिए टेप रिकॉर्ड करने वाले उपकरण लगाते हुए 5 लोग पकड़े गए थे। उनकी जांच चली और अंत में राष्ट्रपति निक्सन से इसके तार जुड़े हुए पाए गए।
निक्सन पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और निक्सन को इस्तीफा देना पड़ गया। निक्सन का अपराध क्या था? उसने डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफिस में ही नहीं, पूरे व्हाइट हाउस में, लगभग सभी संवेदनशील ऑफिसों में, अनेक अखबारों के ऑफिस में बातचीत टेप करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ये गैर कानूनी था और निक्सन को इसका नतीजा भुगतना पड़ा। पर इसकी पृष्ठभूमि इससे बहुत ज्यादा गहरी है। निक्सन और वामपंथी ताकतों की लड़ाई निक्सन के राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग था। अमेरिका वियतनाम युद्ध से अपने हाथ खींचने की तैयारी कर रहा था। उसी समय व्हाइट हाउस में निक्सन अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में भी व्यस्त थे। जिस दिन ये शादी थी, ठीक उसी दिन वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने पहले पेज पर एक रिपोर्ट छापी जो अमेरिकी सेना के टॉप सीक्रेट दस्तावेज थे और पेंटागन से चुराए गए थे और ये पेंटागन पेपर्स के नाम से जाने जाते हैं। माना जाता है कि ये टाइमिंग अनायास नहीं थी। निक्सन की सरकार को परेशान करने के अलावा अत्यंत व्यस्त निक्सन को व्यक्तिगत रूप से परेशान करने के लिए बिल्कुल उसकी बेटी की शादी के दिन ये रिपोर्ट छापी गई थी। निक्सन से मीडिया की ये दुश्मनी व्यक्तिगत किस्म की थी। जवाब में निक्सन ने वॉशिंगटन पोस्ट को व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही ये पता लगाने का काम अपने कुछ विश्वस्त स्टाफ को सौंपा कि ये लीक हो कहां से रही है। कई रिटायर्ड एफबीआई और सीआईए प्रोफेशनल्स की एक टीम बनाई गई जिन्हें प्लम्बर्स कहा गया, क्योंकि इनका काम लीक को रोकना था। इन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर और सभी संवेदनशील ऑफिसों में होने वाली हर बातचीत को टेप करने का काम शुरू कर दिया। इसमें अनेक अखबारों के ऑफिस भी शामिल थे। हर बात पर नजर रखने और हर बात सुनने जाने की ये उत्सुकता और जरूरत यहाँ तक बढ़ गई कि इन लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफिस को भी टेप करने की योजना बना डाली, जो वाटरगेट कांड के रूप में सामने आया। हालांकि निक्सन को चुनाव जीतने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। उन चुनावों के दौरान निक्सन आखिरी सप्ताह तक चुनाव प्रचार करते भी नहीं दिखे और अपना सामान्य कामकाज कर रहे थे। वाटरगेट कांड को चुनावों से पहले खूब उछालने की कोशिश की गई, लेकिन जनता को ये प्रभावित नहीं कर सका और बिना विशेष प्रचार के निक्सन रिकॉर्ड बहुमत से जीत गए। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने इस मुद्दे को खोदना अभी भी जारी रखा। इस जांच में एक एफबीआई डायरेक्टर अंदर की खबरें पोस्ट के रिपोर्टर तक पहुंचाता रहा, जिसकी पहचान किसी को काफी समय तक मालूम ही नहीं चली थी। उसे पूरी जांच के दौरान डीप थ्रोट के नाम से जाना गया। जुडिशरी ने भी इस पूरे मामले में असाधारण रुचि दिखाई और अंत में इस मामले में निक्सन की संलिप्तता सिद्ध करने में सब सफल हो गए। आखिर में निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा और अमेरिका के इतिहास के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपति का शानदार कार्यकाल इतिहास में गुमनामी और बदनामी में खो गया। जंगली कुत्तों के बारे में कहा जाता है कि उनका झुंड शेर का भी शिकार कर लेता है। वामपंथी भी झुंड में ही शिकार करते हैं। वाटरगेट कांड इसका प्रमाण है कि कैसे मीडिया वालों, अंदर बैठे सरकारी बाबुओं और अति सक्रिय जुडिशरी ने मिलकर बेहद भारी बहुमत से चुने हुए एक अमेरिकी राष्ट्रपति का शिकार कर लिया। सिर्फ उसे राजनीति से ही नहीं बल्कि इतिहास से भी उसको मिटा दिया। आज आप निक्सन को और किसी वजह से नहीं बल्कि वाटरगेट कांड की वजह से जानते हैं। निक्सन का क्या दोष था? उसने कुछ लोगों की बातचीत टेप की थी। ये गैर कानूनी था, पर इसकी तुलना उसके काल के कुछ अन्य अपराधों से कीजिए। पेंटागन से टॉप सीक्रेट दस्तावेज चुराकर अखबार में छाप दिए गए थे और इसे अपराध नहीं गिना गया। विदेशों की शह पर अपने देश की सेनाओं के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किए गए और इसे अपराध नहीं गिना गया। अपने देश के दस्तावेज चोरी करके रूसियों को बेचते हुए सरकारी अफसर पकड़े गए, हजारों कम्युनिस्ट जासूस पकड़े गए। इतिहास में इस प्रकरण की चर्चा लेकिन कहीं नहीं होती। उनके देशद्रोह के सामने निक्सन का अपराध क्या था?
कि उसने उन्हें रोकने के लिए कुछ ऐसे रास्ते अपनाए जो कन्वेंशनल नहीं थे और वो इतिहास का खलनायक बन गया। आपको भारत में भी मीडिया, सरकारी तंत्र और जुडिशरी का ये गठजोड़ दिखाई देता है जो हमेशा देश हित के विरुद्ध काम करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, भारत में वामपंथ की हरकतों को समझने के लिए उनके उद्गम को देखिए। अमेरिकी वामपंथ ही वो उद्गम है जहां से वामपंथ का ये गंदा नाला बहता है और भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन को ये गंदा कर रहा है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगला चैप्टर है जिम क्रो की भारत यात्रा। इसको सुनने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ, फिर से लेके इसको हाजिर हो जाऊंगी। फिलहाल आपको ये बुक कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।